नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रेड रोज स्कूल द्वारा स्वच्छता जागृति अभियान चलाया गया। बीदर शहर की डीसीसी बैंक के सम्मुख और जब्बार पेट्रोल पंप से लगी सड़क की खुली नाली गंदगी का गढ़ बनी। कर्नाटक का व्यापक राज्य अंतरिक्ष नीति पेश करेगा, मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा। कर्नाटक में भाजपा सरकार के खिलाफ 40% कमीशन के आरोप के लिए जाने जाने वाले ठेकेदार संगठन के प्रमुख केम्पन्ना का 84 वर्ष की आयु में निधन। घायल युवक के परिजनों से मिलने करनाल पहुंचे राहुल गांधी। विदेश में हुआ था सड़क हादसा। कानून और हमारे FSSAI के दायरे में जो भी आएगा, तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले JP नड्डा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के रेड रोज स्कूल द्वारा आज स्वच्छता जागृति अभियान का आयोजन किया गया। आज सुबह शहर में जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख रहे शिवाजी चौक से होते हुए जिला अदालत, तहसील कार्यालय और भगत सिंह चौक के क्षेत्र में स्कूल के विद्यार्थियों ने सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता जागृति रैली निकाली। इस मौके पर शिक्षक आदि ने भी सड़कों को साफ करने के संबंध में विद्यार्थियों को बताया। इस मौके पर स्कूल के विद्यार्थियों, शिक्षक और स्कूल की HM ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। Rose High School English Medium Bidar. It is a great honor for my school students to spread an awareness based on World Cleanup Day that is to be held on 20th of September for the academic year 2024-25. And I would request one of my school students to express their viewpoints on this 20th day of September on this World Cleanup Day. Thank you. हर ईयर में 3rd वीक सितंबर को क्लीन अप डे रहता है, इसलिए हम लोग हर ईयर स्कूल से हमारे स्टाफ और हमारे स्टूडेंट्स एरिया में घूम के और सब घरों को, सब लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि बीमारी से बच के रहिए। आप क्लीन के लिए जितना सावधान रखेंगे उतने आपके बच्चे भी अच्छे रहेंगे बोल के बोलना चाहिए। All the viewers and listeners and citizens of Bidar district, myself Mr. Mohammad Sarfraz Khan. राष्ट्र और विशेष सफाई 20 सितंबर को मनाया जाता है। यह दुनिया भर के लोगों और देखभाल रखने के लिए साथ लेते हैं। जब हम स्वस्थ जीवन जीते हैं तो हम स्वस्थ और रोगमुक्त जीवन जीते हैं। समाज के लिए हम छोटे छोटे कदम उठाएं और इसके लिए समाज के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं और रेड रोज ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಒಂದು ನಾಗರಿಕನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಿಂದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಡೆಗೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ललिता इंचार्ज मैडम बात कर रहे हैं। आज हमारे स्कूल में रैली निकाला गया है वर्ल्ड क्लीन अप डे का। एवरी ईयर हम लोग क्लीन अप के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग एरिया में घूमते हैं और सबको क्लीनेस के लिए बताते हैं हम लोग। और घर घर में भी मालूम होना चाहिए कि आजकल कितने बीमारी आ रही है। हम लोग क्लीन अप रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, हमारे घर भी क्लीन रखना चाहिए और हमारे एरिया भी क्लीन रखना चाहिए। इस वजह से हम लोग यहाँ पे लोगों के लिए बताने के लिए हम लोग ईयरली सितंबर में 24 में सितंबर 3rd यहाँ पे 20 को क्लीन अप डे बना रहे हैं, लेकिन हर ईयर बीदर शहर के बसवेश्वर चौक जब्बार पेट्रोल पंप से सटे सड़क को शाहगंज को जोड़ती है। वहां एक खुली नाली है जो गंदगी से लैस है। हालांकि इस सड़क पर लगभग 2 बड़े अस्पताल और 2 से 3 स्वास्थ्य केंद्र हैं। इसके अलावा निजी और अनुदानित स्कूल भी
ऐसे में यह सड़क हमेशा व्यस्त रहती है, लेकिन इस नाली के भर जाने से नाली का गंदा पानी सड़कों पर फैलने से लोगों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गंदी बदबू और बीमारियों के फैलने का खतरा भी मंडरा रहा है। यह इस जुड़ी मुख्य सड़क जिलाधिकारी कार्यालय और नगर सभा कार्यालय जाती है। इस प्रकार यहाँ से अधिकारी व कर्मी भी गुजरते हैं, फिर भी इसकी हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। देखते हैं समाचार देश के। मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि कर्नाटक जल्द ही एक व्यापक राज्य अंतरिक्ष नीति पेश करेगा, जो निवेश, नवाचार और अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। खरगे ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र, इन स्पेस, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा कर्नाटक सरकार के सहयोग से किया गया था। यह कार्यक्रम, जिसमें अंतरिक्ष क्षेत्र के विविध विषयों को शामिल किया जाएगा, जिसमें भारत के अंतरिक्ष सुधार और क्षेत्र पर उनका प्रभाव, भारतीय अंतरिक्ष उद्योगों के भीतर व्यावसायिक अवसरों की खोज और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का सामाजिक आर्थिक प्रभाव शामिल है। 20 सितंबर तक बैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र BIEC में आयोजित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स IT-BT मंत्री खरगे ने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जिसका वर्तमान मूल्य $630 बिलियन है और जिसके 2035 तक $1.8 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, भारत के लिए अपार अवसर प्रस्तुत करती है और किस प्रकार कर्नाटक इस परिवर्तन के केंद्र में है। कर्नाटक राज्य के ठेकेदार संघ के CA के अध्यक्ष D. केम्पन्ना का गुरुवार को यहां निधन हो गया। यह पिछली भाजपा सरकार के दौरान कथित 40% कमीशन घोटाले को उजागर करने की लड़ाई में सबसे आगे था। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि 84 वर्षीय श्रीधरन का उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और 3 बेटियां हैं। केम्पन्ना के नेतृत्व में ठेकेदारों के संघ ने पिछले भाजपा सरकार के दौरान मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य लोगों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उन पर ठेके देने और बिलों को मंजूरी देने के लिए 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था और इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भी लिखा था। 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन विपक्षी कांग्रेस ने ठेकेदार संघ के 40% कमीशन शुल्क को भाजपा सरकार को घेरने के लिए एक प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, जिसे चुनाव में भगवा पार्टी की हार का एक कारण बताया जाता है। 7 दशहरा हाथियों के लिए 500 किलोग्राम वजन उठाने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद बुधवार शाम 5:50 पर दशहरा हाथियों के लिए सोने के हौदे के बराबर वजन वाले लकड़ी के हौदों को उठाने का प्रशिक्षण शुरू हुआ। जब अभिमन्यु मैसूर पैलेस के आवासीय क्षेत्र पैलेस के बाईं ओर के पास 3 मीटर से अधिक ऊंचे धातु के स्टैंड की 2 पंक्तियों के बीच खड़ा था, तब अकरम, रेहान, मूर्ति और अन्य की विशेष टीम ने एक विशेष क्रेन का उपयोग करके रस्सी बांधकर लकड़ी के हौदे को उठा ली। उन्होंने लकड़ी के हौदे को नमदा नारियल के रेशे से बना, गाड़ी घास के भूसे से बना और चापू नारियल के रेशे से बना, जो लकड़ी के हौदे के आकार से मेल खाने के लिए पतला और छोटा होता है, के कुशन पर अभिमन्यु के ऊपर रख दिया। उन्होंने जूट की रस्सियों का उपयोग करके इसे धीरे से बांध दिया। उन्होंने लकड़ी के हौदे के अंदर रेत की बोरियां रखी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरा वजन 750 किलोग्राम सुनहरे हौदे के बराबर हो। तेलंगाना के जहीराबाद में आज डॉक्टर ललित अस्पताल का उद्घाटन चिन्नूरी के पुलिस अधीक्षक रुपेश IPS ने किया। इस अवसर पर अस्पताल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ललिता हटकर अतिथि के रूप में मौजूद रही। इसके अलावा अस्पताल के डॉक्टर और कर्मी आदि उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का स्वागत कर सम्मान किया गया। जहीराबाद से मोहम्मद अहमदुल्लाह की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर ललिता फर्टिलिटी लैप्रोस्कोपी से मैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर ललिता फर्टिलिटी एंड लैप्रोस्कोपी सेंटर। ये हॉस्पिटल और जनरल फिजिशियन के लिए स्टार्ट करें, और क्योंकि संगारेड्डी बहुत दूर है और
कोई ऐसा अफोर्डेबिलिटी के बारे में और अवेलेबिलिटी हमेशा रहने के लिए अवेलेबल रहने के लिए कोई भी पेशेंट आए तो जल्दी अटेंड करने के लिए, अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिनिक खोलें। एंड आई एम ए स्पेशलिस्ट इन फर्टिलिटी। मेरा सेंटर भी है, IVF ICSI का सेंटर है। वहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए कोई किसी को बच्चे नहीं होने वाले को भी 20-30 इयर्स ऐसा वाइफ एंड हस्बैंड का एज 90 बिलो रहे तो भी उनको फर्टिलिटी का इलाज करते हैं। अगर ऐसा कोई सर्विसेज है तो हम हमेशा और यहाँ पे भी हम वीकली वंस अवेलेबल है। एंड बहुत कम अफोर्डेबिलिटी में IVF कर रहे हैं। इवन आई एम ए स्पेशलिस्ट इन लैप्रोस्कोपी, मतलब एक की होल ऑपरेशन बोलते हैं इसको, मिनिमल एक्सेसिव सर्जरीज बोलते हैं। 1 डे में डिस्चार्ज करते हैं, पेनलेस सर्जरीज है। और कितना बड़ा गड्ढे वैसा कुछ बच्चेदानी में गड्ढे वैसा रहे तो भी निकालते विद इन अ स्मॉल इंसिशन। एंड जल्दी रिकवरी होने का चांसेस अच्छा रहता है मिनिमली एक्सेसिव सर्जरीज में। ये पूरा फैसिलिटी जहराबाद लोग अच्छा से इस्तेमाल कर लेना करके ये सेंटर हम स्टार्ट करें। हमारा सपोर्ट भी हमको चाहिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश में एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक युवक के परिवार से मिलने शुक्रवार को हरियाणा में करनाल जिले के एक गांव पहुंचे। घायल युवक अमित के परिजनों ने बताया कि गांधी ने अमेरिका की अपनी हालिया यात्रा के दौरान अमित से मुलाकात की थी। करनाल में स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने बताया कि गांधी की इस यात्रा की उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं थी और उनके गोघरीपुर गांव पहुंचने के बाद ही उन्हें इस बारे में पता चला। गांधी घायल युवक के परिवार से मिलने ऐसे समय में हरियाणा गए हैं जब 15 दिन बाद 5 अक्टूबर को राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा से सत्ता छीनने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं और बेरोजगारी को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है। अमित के भाई अजित ने गांव में मीडिया कर्मियों से कहा कि गांधी सुबह करीब 6 बजे उनके घर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पड़ोस के कुछ परिवार भी इस दौरान मौजूद थे। अजित ने कहा, मेरा छोटा भाई अमेरिका में रहता है, हमारा परिवार गरीब है। अमित कुछ महीने पहले हादसे का शिकार हो गया था। इस समय उसकी हालत बहुत खराब है, वह ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा है और कई परेशानियां झेल रहा है। राहुल जी ने उससे अमेरिका में मुलाकात की थी और कहा था कि वह उसके परिवार से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अमित आजीविका की तलाश में अमेरिका गया था और परिवार ने उसे विदेश भेजने के लिए अपनी जमीन बेची थी एवं अपना घर गिरवी रखा था। अजित ने कहा कि गांधी ने उन्हें इस कठिन समय में मदद करने का आश्वासन दिया है। तिरुपति बालाजी के लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने का मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है। इस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे खबर मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू से बात की और इस बारे में जानकारी ली। मैंने उनसे कहा कि उनके पास जो रिपोर्ट है उसे मुझे भेजें, मैं इसकी जांच करूंगा और राज्य नियामक से भी बात करूंगा और जानूंगा कि उनका क्या कहना है। आगे उन्होंने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा कि रिपोर्ट्स की पूरी तरह से जांच करने के बाद सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी। कानून और हमारे FSSAI के दायरे में जो भी आएगा उसके तहत कार्यवाही की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के नेता विदेशी धरती पर भारत का अपमान करते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हालिया अमेरिकी दौरे के दौरान केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले भाषण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उन पर हमला किया। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज की कांग्रेस में देशभक्ति की भावना मर चुकी है। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत घुस चुका है। विदेशी धरती पर कांग्रेस के लोगों की भाषा देखिए, उनका देश विरोधी एजेंडा, समाज को तोड़ने की बातें, देश की संस्कृति का अपमान। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन्हें गणेश पूजा से
भी दिक्कत है। हमने देखा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने कैसे गणेश की मूर्ति को पुलिस वैन में रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मतलब झूठ, धोखा और बेईमानी है। उन्होंने तेलंगाना में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन अब किसान अपना कर्ज माफ करवाने के लिए भटक रहे हैं। आज वो पुरानी कांग्रेस नहीं रही। आज अगर देश में सबसे बेईमान और भ्रष्ट पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अगर देश में सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का राज परिवार है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम की कुर्सी छोड़ने के साथ ही मुख्यमंत्री आवास भी खाली करना होगा। ऐसे में केजरीवाल को रहने का नया ठिकाना ढूंढना होगा। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का कहना है कि केजरीवाल के पास घर नहीं है। ऐसे में एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते केंद्र सरकार को एक घर केजरीवाल को दे देना चाहिए। राघव चड्ढा ने इसके लिए गृह मंत्रालय को खत लिखने की बात भी कही है। राघव चड्ढा ने कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देखा, इससे ये साफ हो गया है कि उनको पद की लालसा नहीं है, उनको राजनीतिक मर्यादा का ख्याल है। नैतिकता की वजह से वो इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की कथित टिप्पणी की निंदा करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि पड़ोसी मुल्क के नेता को भारत के अंदरूनी हालात पर प्रतिक्रिया देने का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक पाकिस्तानी समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि उनका देश कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के विचारों से सहमत है कि अनुच्छेद 370 को बहाल किया जाना चाहिए। आसिफ के बयान के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, हमारे देश के हालात पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करने का आसिफ को कोई अधिकार नहीं है। यह प्रतिक्रिया बिल्कुल सही नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को ईशनिंदा के मामले में एक ईसाई महिला को मौत की सजा सुनाई। ईशनिंदा के कठोर कानून के तहत फांसी की सजा पाने वाली वह दूसरी ईसाई महिला है। सितंबर 2020 में व्हाट्सएप ग्रुप पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक सामग्री साझा करने की आरोपी शौगता कैरन के खिलाफ ईशनिंदा का एक मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ 30 दिन के भीतर ऊपरी अदालत में अपील दायर कर सकती हैं। बता दें कि पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून बेहद सख्त है और कई बार इसके दुरुपयोग के गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत के जज अफजल मजूका ने सुनवाई के बाद कैरन को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295C के तहत दोषी पाया है, जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। अदालत ने कैरन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा अदालत ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम अधिनियम PECA की धारा 11 के तहत महिला को 7 साल जेल की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जज ने एक संक्षिप्त आदेश में कहा कि दोषी को 30 दिन के भीतर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार है। श्रीलंका में नया राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव 21 सितंबर को होगा। यह चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब द्वीप राष्ट्र आर्थिक संकट से जूझ रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में 17 मिलियन 1.7 करोड़ से अधिक लोग मतदान करने के पात्र हैं। रिकॉर्ड 49 दावेदारों ने नामांकन दाखिल किया है। हालांकि एक उम्मीदवार की मौत हो गई है। 38 उम्मीदवार दौड़ में बचे हैं, जबकि पिछले राष्ट्रपति चुनाव में द्विध्रुवीय मुकाबले थे। इन चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। 75 वर्षीय रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति हैं। गंभीर वित्तीय संकट के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश से भागने और इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने के बाद उन्होंने 2022 में पद संभाला था। इसके बाद विक्रमसिंघे राष्ट्रपति चुने गए और उन्होंने अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौरान द्वीप राष्ट्र का नेतृत्व किया। उन्होंने आर्थिक सुधार लाए और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से राहत पैकेज हासिल किया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। रेड रोज स्कूल द्वारा स्वच्छता जागृति अभियान चलाया गया। बीदर शहर की DCC बैंक के सम्मुख और जब्बार पेट्रोल पंप से लगी सड़क की खुली नाली गंदगी का गढ़ बनी। कर्नाटक व्यापक राज्य अंतरिक्ष नीति पेश करेगा, मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा।
कर्नाटक में भाजपा सरकार के खिलाफ 40% कमीशन के आरोप के लिए जाने जाने वाले ठेकेदार संगठन के प्रमुख केम्पन्ना का 84 वर्ष की आयु में निधन। घायल युवक के परिजनों से मिलने करनाल पहुंचे राहुल गांधी। विदेश में हुआ था सड़क हादसा। कानून और हमारे FSSAI के दायरे में जो भी आएगा, तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले JP नड्डा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।